हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। ओके बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। ओके, तो हम लोग कैलोरीमेट्री को स्टार्ट करेंगे बेटा आज, ठीक है। अब ये कैलोरीमेट्री क्या है, ये किससे रिलेटेड है, तो सीधे सीधे जानिए बेटा। कैलोरीमेट्री का पूरा चैप्टर रिलेटेड होता है हीट से, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर कैलोरीमेट्री, दैट इज द लेक्चर 1। तो आइए सबसे पहले उसके बेस को समझते हैं, दैट इज हीट। हीट क्या होता है बेटा, एक सिंपल सी चीज है। हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, लेकिन ये हीट एनर्जी का फॉर्म आता कहां से। अगर मैं हीट एनर्जी की बात करूं तो हर एक बॉडी, हर एक मैटर अपने पास हीट एनर्जी होती है उसके पास। तो ये हीट एनर्जी आती कहां से बेटा, किसी भी मैटर के पास हीट एनर्जी आती है उसके मॉलिक्यूल से। कहां से आती है बेटा, उसके मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कहता है, heat is the internal energy of the molecules constituting the body, ठीक है। it flow from a hot body to a cold body when they are kept in contact। और ये जो हीट फ्लो होती है, यानी कि ये जो एनर्जी फ्लो होती है, वो टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी जाती है फ्रॉम द हॉट बॉडी। अगर एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को पास में रखा जाए तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी बेटा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। कभी भी हीट कोल्ड टू हॉट ट्रांसफर नहीं होती, हॉट टू कोल्ड ट्रांसफर होती है। आगे कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, हीट की क्वांटिटी को कॉल्ड हम कैलोरीमेट्री बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, जूल, जिसका बेसिक सिंबल जे होता है। कुछ अदर यूनिट्स भी हम लोग यूज करते हैं। द अदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ द हीट इज कैलोरी। कैलोरी भी एक यूनिट होती है जिसको हम यूज करते हैं। इसका सिंबल होता है CAL। आगे कह रहा है इट इज डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या कह रहा है, कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं। कह रहा है 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius। then it means 1 ग्राम के वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, अगर आपके पास 1 ग्राम का वाटर है और आप उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उस वाटर को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज 1 कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके बेटा, आगे आगे क्या कह रहा है देखिएगा। आगे कह रहा है 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम। अब देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। ये अबाउट 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के लिए माना जाता है कि अगर वाटर के टेम्परेचर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक हम ले जाते हैं तो उसे 1 कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या अदर किसी टेम्परेचर पे नहीं होगा, होता है बेटा, बट वो अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, एकदम परफेक्टली 1 नहीं हो पाता, वो अप्रोक्सीमेटली है। लेकिन हम ओवरऑल हमेशा क्या लेते हैं, 1 कैलोरी लेते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस का अगर हमें चेंज करना है तो हम 1 कैलोरी एनर्जी को ही लेते हैं। ये परफेक्टली इस टेम्परेचर पे आता है, बाकी आगे पीछे के टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेटली आता है। कह रहा है 1 कैलोरी का रिलेशन जूल से अगर हम देखेंगे तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। अब इस 4.186 जूल को हम लोग कॉमनली 4.2 जूल लिख देते हैं, ठीक है। 1 किलो कैलोरी बाई 1 कैलोरी और किलो कैलोरी 1000 का मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 1000 कैलोरी, और 1000 कैलोरी का मतलब 4200 जूल। ओके, 1 किलो कैलोरी, अगर मैं 1 किलो कैलोरी को डिफाइन करूंगा, सो द 1 किलो कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पर 1 किलोग्राम का वाटर ले लेंगे और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा। वो भी कहां से कहां तक हम मान के चलते हैं, ज्यादातर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में लेते हैं। बाकी के टेम्परेचर में क्या होता है बेटा, हल्का सा वेरिएशन होता है जो कि निग्लिजिबल हम मानते हैं। आगे बात करते हैं बेटा टेम्परेचर की। अगर मैं बात करता हूं सिंपली टेम्परेचर की, तो ये टेम्परेचर क्या होता है, देखो बेटा, टेम्परेचर एक नॉर्मल सी एक पैरामीटर होता है, कोई किसी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। कह रहा है टेम्परेचर इज द पैरामीटर विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी के थर्मल स्टेट को बताता है कि बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस कितनी है। इज दैट द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इसको कौन बताता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर हम मेजर करते हैं तो हम उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है।
कह रहा है इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। अगर मान लो दो अलग अलग बॉडीज क्या कर रही हैं, कांटेक्ट में रखी गई हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। अब इसमें हमको नहीं मालूम, हमने इसका टेम्परेचर देखा तो पता चला इसका टेम्परेचर हमें कुछ भी मिला, इसका टेम्परेचर कुछ भी मिला, तो हमें ये देखा कि ए का टेम्परेचर जो है वो बी के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो अगर ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट यहां से यहां फ्लो होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट में ये पता चल गया टेम्परेचर मेजर करने से कि ए का टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहां से हमें ये डायरेक्शन भी पता चल जाएगी कि हीट कहां से कहां फ्लो होगी। ओके बेटा, टेम्परेचर्स की यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर्स की क्या यूनिट होती है देख लीजिएगा बेटा। कह रहा है द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर की यूनिट्स ऑफ द टेम्परेचर। कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन। बेसिकली लॉर्ड केल्विन इनका नाम था और एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे केल्विन स्केल आया और इनको जनरली के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे कह रहा है द अदर मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस, जिसका सिंबल डिग्री सेल्सियस ऐसे दिखाते हैं। दे आर रिलेटेड एज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझते हैं बेटा। बेसिकली टेम्परेचर की मेजर करने के लिए हमारे पास कई सारी स्केल्स होती हैं, जिसमें कुछ कॉमन है, जो कोई दो आप यहां देख रहे हैं, बेसिकली तीन हो जाती हैं। पहला आता है डिग्री सेल्सियस, फिर आता है बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द लास्ट वन इज केल्विन। ये तीन सबसे बेसिक चीजें हैं। अब जो हमारी एसआई यूनिट होती है उसको हम केल्विन लेते हैं। एक्चुअल में डिग्री सेल्सियस की जो स्केल है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक की स्केल होती है। ये बेसिकली आप टेम्परेचर इससे कम या इससे ज्यादा कुछ भी मेजर कर सकते हैं। यही काम फ़ारेनहाइट में भी होता है, लेकिन इसका 180 डिवीजन होता है, इसका 100 डिवीजन होता है। सेम केल्विन का भी 100 डिवीजन होता है। तो एक तरीके से डिग्री सेल्सियस और केल्विन की स्केल सेम होती है, लेकिन जहां पर डिग्री सेल्सियस की स्टार्टिंग हम लोग 0 से मान के चलते हैं या फिर कोई भी टेम्परेचर लेते हैं, वहीं पर अगर हम केल्विन लेते हैं तो केल्विन 273 उसमें ऐड कर देता है, क्योंकि केल्विन 273 का मतलब एब्सोल्यूट 0 पे जाता है। ठीक है, जब डिग्री सेल्सियस का स्केल -273 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तब केल्विन 0 पे जाएगा, जो कि एब्सोल्यूट 0 होता है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। तो इनके टेम्परेचर में ज्यादा चेंज नहीं आते, बस 273 ऐड होता है, बाकी हर एक टेम्परेचर स्केल पे इनका वेरिएशन सेम तरीके से बढ़ता जाएगा। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 1 केल्विन बढ़ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 2 केल्विन बढ़ जाएगा, बस लास्ट में ऐड क्या करना है आपको, 273 ये ऐड करना है। इसलिए ये दोनों लगभग क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इनका रिलेशन काफी सिंपल होता है कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये एकदम सिंपल सा तरीका होता है। अगर डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर में बदलना हो तो क्या करेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल -273, या माइनस कर देंगे, ये हमारा काम हो जाएगा। तो बेटा बहुत ही सिंपल होता है ये। ठीक है, तो इसके स्केल वगैरह को लेके कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए आपको। आपने लास्ट ईयर भी पढ़ाई होगा, सब कुछ सिंपल है। आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। देखिए क्या कह रहा है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्या कह रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि टेम्परेचर को राइज करने के लिए फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। पहला द मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी का मतलब कैसे आप यहां पे समझते हैं, देखिएगा। मास ऑफ द बॉडी का मतलब द हीट एनर्जी। ठीक है, तो हीट एनर्जी को बेसिकली हम लोग Q करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो Q, अगर मैं हीट एनर्जी की बात करूं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा बेटा तो वो हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, अगर मास कम होगा बेटा तो वो हीट एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा। सिंपल सी चीज है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्यों हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, समझिएगा बेटा। जब मास ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे,
तो अगर मॉलिक्यूल ज्यादा है देन इट इज ऑब्वियस कि उसके पास हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट या उसके पास पर्सनली हीट एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर उसे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है बेटा, तो उसके हर एक मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। तो क्या करेगा, उसके पास जो रिक्वायरमेंट होगी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वो भी बढ़ जाएगी। सो इफ द मास इज ग्रेटर देन द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब इज ग्रेटर। तो जितना मास ज्यादा होगा उतना ही हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। इस तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेकेंड पॉइंट, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बेटा अब देखो टेम्परेचर की बात करें तो बेटा जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मान लो आप किसी बॉडी को जितना ज्यादा टेम्परेचर देते हो, जितना ज्यादा उसे गर्म करते हो, क्या होता जाता है, वो और हॉट होता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक है, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि किसी बॉडी को तुम टेम्परेचर दिए जा रहे हो तो उसकी ऑब्वियस सी बात है हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, बढ़ती जाएगी उसकी हीट एनर्जी। ठीक है, आप इसका सिंपल सा एग्जांपल देखो, अगर आप कोई चीज गर्म करते हो, 2 मिनट के लिए गर्म करो, थोड़ी सी गर्म हुई, और ज्यादा देर गर्म करो और गर्म हो गई, और ज्यादा देर गर्म करो बहुत ज्यादा गर्म हो गई, तो आपको दिखाई देता है ना कि जितनी टाइम आप यानी कि टेम्परेचर जितना ज्यादा राइज करता जाएगा उसकी हीट एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, तीसरा फैक्टर क्या आता है बेटा, देखिएगा यहाँ पे तीसरा फैक्टर आता है द मटेरियल ऑफ द बॉडी। मटेरियल ऑफ द बॉडी, मटेरियल ऑफ द बॉडी का मतलब कैसी बॉडी है, वो अच्छी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, किस तरीके की मटेरियल है, रिफ्लेक्टर है, कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है कि नहीं करती है, ये सब तो अलग की चीज है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें डिपेंड करती हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो चीजें यहाँ पे हमको निकल के आई कि Q यानी कि द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, दैट इज इक्वेशन 1, and the heat energy absorbed by the body is directly proportional to the temperature rise, that is equation number 2। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा then Q is directly proportional to the M and T। तो टेम्परेचर राइज को बेसिकली हम लोग बेटा डेल्टा टी करके भी दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं, डेल्टा टी। टेम्परेचर राइज को हम लोग क्या करके दिखाते हैं बेटा, डेल्टा टी। तो यहाँ पे मैं डेल्टा भी लिख देता हूं। ठीक है तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, हमें ये साइन हटाना है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। तो यहां पर ये जो बेटा सी होता है ना, ये एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो यहां पर किसी भी बॉडी के थ्रू जो एब्जॉर्ब हीट होगी वो होगी सी एम डेल्टा टी, दैट इज द कांस्टेंट टर्म। इसे हम क्या कहेंगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप केवल इतना जानिए कि इसे Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी बोलते हैं। तो ये बेसिक कुछ फैक्टर्स हैं जो कि किसी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब हीट के क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड द टेम्परेचर। देखिएगा हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। कई सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है। तो बेटा हम लोग बात करते हैं हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस की। देखिएगा इधर हीट का कॉलम दिया, इधर टेम्परेचर का। पहला पॉइंट क्या लिख रहा है हीट में, कह रहा है हीट इज अ फॉर्म ऑफ इनिशियल एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू द रैंडम मोशन एंड अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन द सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस में बेटा देखो हर एक सबस्टेंस के पास हीट एनर्जी होती है और ये हीट एनर्जी उस सबस्टेंस के पास आती है उसके मॉलिक्यूल्स के थ्रू, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू मोशन करते हुए रहते हैं और हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स भी लगता है जिसकी वजह से वहां पर हीट एनर्जी कंटिन्यू जनरेट होती रहती है। तो हर एक बॉडी के पास अपनी एक हीट होती है। तो वही कह रहा है हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू द रैंडम, कहां से आती है, मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन और उनके बीच लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उनके पास हीट एनर्जी आती है। बट टेम्परेचर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर इज द क्वांटिटी विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट ऑन कीपिंग द टू बॉडी एट द डिफरेंट टेम्परेचर। बेसिकली टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि दो बॉडी अगर कांटेक्ट में रखी गई हैं तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें भाई टेम्परेचर ने डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस बता दिया, तो दो बॉडी अगर कांटेक्ट में रखी गई है तो हीट एनर्जी किस बॉडी से किस बॉडी में फ्लो होगी, ये हमें इसको बताता है, क्योंकि वो टेम्परेचर के बेसिस पे दोनों के हीट को मेजर करता है और अलग अलग बताता है और एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होती है, हीट फ्लो करती है। आगे हीट की जो एसआई यूनिट होती है बेटा दैट इज कॉल्ड जूल, वेयर एज टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है बेटा दैट इज कॉल्ड केल्विन। ओके, आगे कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन ए बॉडी
डिपेंड्स ऑन द मास, टेम्परेचर एंड द सबस्टेंस ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के पास जो हीट एनर्जी है वो डिपेंड करती है बॉडी का मास कितना है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, या बॉडी की सबस्टेंस किस टाइप के सबस्टेंस से मिलकर वो बना है। इन बेसिक चीजों पर ये डिपेंड करता है। लेकिन जो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। अब देखिएगा यहां पर कह रहा है द टेम्परेचर क्या है, वो किसी भी बॉडी में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उनके रैंडम मोशन की एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बताता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंड करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। वो भी रैंडम मोशन कर रहे हैं तो एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालता है जो कि हमेशा हीट एनर्जी से कम ही आएगी। जहां तक आगे कह रहा है और कम क्या आएगी, बेसिकली ये अलग ही चीज होती है, ये अलग ही चीज होती है, तो इसमें हम इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे इस तरीके से कि ये कम है ये ज्यादा, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। तो ये एकदम अलग चीज होती है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और टेम्परेचर एक स्केल होता है एनर्जी को मेजर करने का। ठीक है, हीट इज मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। किसी भी बॉडी की हीट को हम कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से मेजर करते हैं। वेयर एज टेम्परेचर जो मेजर होता है बेटा वो मेजर होता है थर्मोमीटर से। ठीक है, हीट, टू बॉडीज हैविंग द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट मे डिफर इन देयर टेम्परेचर। दो बॉडीज जिनके पास हीट सेम है, दो बॉडीज जिनके पास हीट सेम है, सेम हीट की बॉडी है, लेकिन हो सकता है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग हो, क्योंकि जो हीट होती है बेटा वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मोशन पर, ना कि उसके पास कितना राइज हो रहा है। तो इसका टेम्परेचर डिफर हो सकता है। कह रहा है टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर मे बी डिफर क्वांटिटीज ऑफ हीट कंटेंट इन देम। अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पर है तो ये भी पॉसिबल है कि उन दोनों के पास जो हीट एनर्जी है वो अलग अलग हो। दोनों के पास हीट एनर्जी क्या हो बेटा, अलग अलग हो। उन दोनों का टेम्परेचर फिर भी सिमिलर हो तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यही काम हीट के लिए। तो हीट यानी कि दो बॉडी जिनकी हीट सेम है तो उनका टेम्परेचर अलग हो सकता है, और दो बॉडी जिनका टेम्परेचर सेम है उनकी हीट अलग हो सकती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, When the two bodies are placed in contact, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में प्लेस होती हैं, ठीक है, when the two bodies are placed in contact, the total amount of heat is equal to the sum of the heat individual body। तो अगर दो हीटेड बॉडी आपस में प्लेस हो रही है, कांटेक्ट में रखी जा रही है, तो टोटल जो हीट आएगी वो उन दोनों की इंडिविजुअल बॉडी के सम के इक्वल आ जाएगी, दैट इज टोटल हीट। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कह रहा है when two bodies at different temperature are placed in contact, the resultant temperature is a temperature in between the two temperature। अब यहां पे कह रहा है कि दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडी को साथ में रखा जा रहा है, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडी को अगर हम साथ में रखते हैं तो उनका जो टेम्परेचर आएगा टोटल, वो उनका एक रिजल्टेंट आएगा, यानी कि उन दोनों के बीच का एक डिफरेंस, एक तरीके से मीन टेम्परेचर आ जाएगा उनका। ठीक है, तो वो ओवरऑल टेम्परेचर होगा। लेकिन हीट में दोनों का सम ही ओवरऑल होता है, यहाँ पे सम नहीं होता, एक तरीके का मीन टेम्परेचर आता है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। आगे बात करते हैं बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी की। देखिएगा यहां पे कह रहा है थर्मल कैपेसिटी और द हीट कैपेसिटी दैट इज कॉल्ड C डैश इज इक्वल टू Q यानी कि हीट डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर। कह रहा है the heat capacity of a body is the amount of heat energy required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। हम लोग क्यों 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन दोनों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन के इक्वल होगा, 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज 2 डिग्री के इक्वल होगा। हाँ, अगर आप डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो सेम आएगा, अगर आप केल्विन में लिखेंगे तो आपको बस 273 केल्विन ऐड करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। तो क्या कह रहा है, द हीट कैपेसिटी, किसी भी बॉडी की जो हीट कैपेसिटी होती है वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वो उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जितना 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को राइज करने के लिए जरूरी है किसी भी बॉडी के लिए। तो आगे क्या कह रहा है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल C डैश, द हीट कैपेसिटी C डैश, हीट कैपेसिटी C डैश इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, कितनी एनर्जी सप्लाई की जा रही है, और राइज इन द टेम्परेचर, और उनके टेम्परेचर में कितना राइज हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इफ ऑन इम्पार्टिंग एन अमाउंट ऑफ Q, तो एक हीट आ रही है Q ही जाके हीट एनर्जी, इतनी अमाउंट की हीट एनर्जी इंपार्ट की जा रही है टू द बॉडी को मिल रही है।
कह रहा है इट्स टेम्परेचर राइजेस थ्रू डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस या डेल्टा टी केल्विन राइज हो जाता है। कुछ टेम्परेचर था कुछ और राइज हो गया, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस का एक इलास्टिक चेंज हम मान के चल रहे हैं, यानी कि एक चेंज आया कुछ राइज हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम यूनिट फॉर्म में लेते हैं और यहां पर कुछ भी ले सकते हैं। तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस का चेंज आया, देन द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज डेल्टा सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, कितनी हीट एनर्जी सप्लाइड किए और उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी ले लिए, उसकी हीट कैपेसिटी कैसे काउंटर करेंगे, आप देख लीजिए पहले आप उस बॉडी को कितनी हीट एनर्जी सप्लाइड कर रहे हैं और सप्लाइड करने के बाद उसकी बॉडी में कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, और इन दोनों का रेशियो आपको बता देगा कि उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कितनी है। और हीट कैपेसिटी को कैसे शो करते हैं बेटा, सी डैश से। ठीक है, आगे यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। अगर मैं हीट कैपेसिटी की यूनिट की बात करता हूं, देखिए क्या क्या यूनिट आती है हीट कैपेसिटी की यूनिट। तो देखिएगा बेटा, अगर आप यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ आ जाएगी हीट की यूनिट। तो हीट की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। और पर टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाती है बेटा, डेल्टा सी लिख लो, सॉरी डिग्री सेल्सियस लिख लो या जूल पर केल्विन लिख लो, तुम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वही कह रहा है द यूनिट ऑफ द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या क्या आती है, तो कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ द हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन ले लो, या इट इज आल्सो रिटन एज जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस ले लो। द अदर कॉमन यूनिट ऑफ द हीट कैपेसिटी आर, तो अब आप हीट कैपेसिटी को जूल की जगह क्या लिखना चाह रहे हैं, कैलोरी लिखना चाह रहे हैं, तो आप कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस ले लो, कैलोरी पर डिग्री केल्विन ले लो, सॉरी कैलोरी पर केल्विन ले लो, कैलोरी के साथ किलो कैलोरी आ गया तो किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी पर केल्विन, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हीट के लिए चाहे जूल लिखें चाहे कैलोरी लिखें। अब ये रिलेट कैसे करते हैं देखिएगा, दे आर रिलेटेड एज 1 किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1000 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 कैलोरी पर केल्विन इज इक्वल टू 4.2 जूल पर केल्विन, क्योंकि 1 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल पर केल्विन। ठीक है, इतनी एनर्जी 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने के लिए यूज होता है। तो अगर मान लीजिए 1 कैलोरी की एनर्जी यानी कि 4.2 जूल की एनर्जी यूज होती है अगर बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन चेंज करना है। ठीक है बेटा, तो ये सब बेसिक चीजें होती हैं एकदम। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा मैंने देखा है कि बच्चों को डिफिकल्टी आती है, पता नहीं क्यों बच्चे इसमें थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार ये क्या है क्या है क्या है। कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, तो आपको एकदम पैनिक नहीं होना है, सिंपल सी चीजें, आपको केवल रैंडम, आप आराम से इसका रिवीजन करते रहिए और रीड करते रहिए। जहां आपने 2-3 बार इसका रिवीजन किया, ये चैप्टर आपका अपने मन से प्रिपेयर्ड हो जाएगा, तो इसमें पैनिक होने की कंडीशन है ही नहीं। आगे नोट, यहाँ कुछ नोट कह रहा है, नोट में देखते क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ ए वेसल इज 30 जूल पर केल्विन, किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी 30 जूल पर केल्विन है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा दैट 30 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कि 30 जूल ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके 1 डिग्री के यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को राइज करने के लिए या 1 केल्विन के टेम्परेचर को राइज करने के लिए। तो वही कह रहा है द हीट कैपेसिटी ऑफ ए वेसल इज 30 जूल पर केल्विन, देन इट मींस 30 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट वेसल बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। बेसिक ये चीजें होती हैं बेटा। ठीक है, फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही देखना है, लेकिन एक बार हम लोग हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, वो ज्यादा बेटर होता है। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने बात की हीट की। हीट क्या होती है, किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं, और ये हीट एनर्जी का कॉज क्या होता है, उन बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कॉन्टिन्यूअस मोशन कर रहे होते हैं, और वो कॉन्टिन्यूअस मोशन और फिर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इस वजह से वो बॉडी हीट एनर्जी होती है उसके पास। हीट एनर्जी को जिस मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैलोरीमेट्री बोलते हैं। इसका बेसिक यूनिट क्या होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा दैट इज जूल। जूल को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ अदर मोस्ट कॉमन यूनिट भी होती है दैट इज कॉल्ड कैलोरी एंड द किलो कैलोरी। कैलोरी और किलो कैलोरी में बेसिक रिलेशन यही होता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, जिसे हम 4.2 जूल भी बोल लेते हैं,
और किलो कैलोरी में यही चीज 1000 से मल्टीप्लाई हो जाती है। आगे देखिएगा, अगर मैं 1 कैलोरी को डिफाइन करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है, राइज होता है टेम्परेचर, अगर उसे 1 कैलोरी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर उसे दी जाती है। लेकिन यहां पर जो टेम्परेचर का रेंज जाता है वो जाता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दो अब यहां पर 15.5 डिग्री सेल्सियस का, तो यहां पर परफेक्टली 1 कैलोरी की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और बाकी के साथ वेरिएशन होता है जिसको फिर भी हम मान के चलते हैं 1 कैलोरी। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है बेटा? टेम्परेचर एक बेसिक पैरामीटर होता है जिससे आप किसी भी बॉडी की हीट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस को मेजर करता है टेम्परेचर, सॉरी। ठीक है, अब टेम्परेचर, इसका मतलब अगर टेम्परेचर मेजर कर रहा है कि किसकी हॉटनेस है, कौन कोल्ड है, दोनों कंपैरेटिवली कौन ज्यादा, जिसके पास हीट एनर्जी है, ये मेजर कर लिया, तो हम साथ ही साथ ये भी बताता है कि हीट एनर्जी किस बॉडी से दूसरी बॉडी, किस बॉडी में फ्लो होगी। यानी कि वो हमें ये बताएगा कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर की यूनिट की बात करूं तो टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब होती हैं। लेकिन हम एसआई में क्या लेते हैं? केल्विन लेते हैं। केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता, केवल 273 ऐड करना है, बाकी वेरिएशन सेम होता है। ठीक है, फैक्टर, कुछ फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं, तो हीट एनर्जी के फैक्टर को इफेक्ट करता है मास, बॉडी का मास। बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा हीट एनर्जी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी को जो टेम्परेचर आप देते हैं उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी को जितनी देर तक टेम्परेचर दिया गया, फिर जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे बॉडी की हीट एनर्जी उतनी ज्यादा राइज करेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के बेसिकली बेटा क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे के बेसिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इनसे हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं हीट एनर्जी का, दैट इज Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T। ठीक है, इनके बीच में कुछ बेसिक से डिफरेंस हम लोगों ने देखे। क्या क्या डिफरेंस देखे? देख ही रहे थे आप कि हीट इज द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये बेसिक हम लोगों ने कुछ बहुत सारे डिफरेंस देखे, लगभग 6 पॉइंट्स देखे हम लोगों ने डिफरेंस में। इसकी एसआई यूनिट ये होती है, ये अमाउंट ऑफ हीट कंटेन बाय द बॉडी डिपेंड करता है उसके मास पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, साथ ही साथ टेम्परेचर में देखा कि ये क्वांटिटी होती है डिटरमाइंड, जो कि एक डिफरेंट टेम्परेचर को अलग अलग मेजर करती है, यानी कि एक तरीके से हमें डायरेक्शन भी बताती है कि हीट कहां से कहां फ्लो होगी। इसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है। ठीक है, ये बॉडी का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसको मेजर करने का वर्क करती है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर वेयर एज हीट इज मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये बहुत सारे डिफरेंस हम लोगों ने देखे। इसके बाद आया थर्मल हीट कैपेसिटी। थर्मल हीट कैपेसिटी क्या होता है? किसी भी बॉडी की जो थर्मल हीट कैपेसिटी होती है बेटा, वो होती है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द बॉडी। बॉडी को जितनी हीट एनर्जी सप्लाइड की गई है और उसमें जितना टेम्परेचर में चेंज, यानी कि राइज इन टेम्परेचर हुआ है, उसका रेशियो हमें बताता है कि बॉडी की थर्मल हीट कैपेसिटी कितनी है, यानी कि हीट कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, यूनिट क्या होती है हीट कैपेसिटी की? जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन। अब आप जूल को कैलोरी लिख लीजिए, कैलोरी पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ऐसे ही दे दिया गया द हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज 30 जूल पर केल्विन। 30 जूल पर केल्विन का मतलब ये हो गया कि उस बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज अबाउट 30 जूल, या फिर जो भी एनर्जी कैलोरी में दिया होगा उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक सिंपल सी चीजें, ये था बेटा पहला लेक्चर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर के बारे में। ठीक है, लेकिन बेटा आपको याद रखना है हमेशा एक चीज कि आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप उसको एक रेगुलर रिवीजन में डालें, जिससे आपको एक बर्डन एग्जाम टाइम में ना फील हो। आप रेगुलर रिवीजन करेंगे, आपकी चीजें प्रिपेयर्ड होती रहती है। ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। बाय बाय।